Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings एक उड़ान। So let's make it together. वेलकम बैक एवरीवन। दोस्तों, पिछली बार हमने इलास्टिसिटी शुरू कर लिया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ ली, सप्लाई पढ़ ली, इक्विलिब्रियम कर्व पढ़ लिया, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड, शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व भी समझ में आ गया। मैं जानता हूं कई लोगों के लिए टॉपिक शायद बोरिंग हो सकता है, तो सोच रहे होंगे डिमांड में इतना टाइम लगा दिया, लेकिन दोस्तों ये जो कंसेप्ट्स हैं ये पिविटल हैं, पिविटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट किसी भी इकोनॉमिक के टॉपिक को समझने के लिए। डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम कर्व, फोर्सेस ऑफ मार्केट, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड, ये सब आपको थ्रू आउट इकोनॉमी में मिलेगा। चाहे वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस की बात की जाए, चाहे फिर इंटरेस्ट रेट की बात की जाए, चाहे फिर आपका रुपी का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू डॉलर की बात की जाए, डिमांड सप्लाई हर जगह वैलिड है। इसलिए हम डिमांड की बात बहुत डिटेल में की, हम लोगों ने 5-6 लेक्चर लगा दिए, बट टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आज हम इलास्टिसिटी और डिमांड को कर देंगे खत्म और हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे नया टॉपिक। दोस्तों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की थी हमने लास्ट लेक्चर में। हमने कहा था कि अगर इतने परसेंट प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज हो जाए तो कितने परसेंट डिमांड चेंज होगी, और उसमें हमने 5 किस्म की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिया था, और इलास्टिसिटी के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि 3 किस्म की इलास्टिसिटी होती है। नंबर 1 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नंबर 1 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और यहां पर हमने फॉर्मूला भी पढ़ लिया था। क्या फॉर्मूला होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। किसी भी कमोडिटी की बात की, किसी भी गुड की बात की जाए, इस पेन की, इस शर्ट की, इस घड़ी की, किसी भी चीज की बात की जाए, कि उसकी प्राइस अगर 10% चेंज होती है तो उसका डिमांड में कितना चेंज आएगा, कितने परसेंट चेंज होगा। अगर 5% प्राइस चेंज कर रही है तो कितने परसेंट चेंज आएगा। और इसी के बेसिस पे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 भी दिखाई थी, इन्फिनिटी भी दिखाई थी, और 0 से 1 भी दिखाई थी, 1 भी दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी। रिलेटिवली इलास्टिक की बात की थी, रिलेटिवली इनइलास्टिक की बात की थी। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा, पहले वो लेक्चर देख लीजिए। अब आते हैं हम सेकंड लेक्चर पे, सेकंड टॉपिक पे, जो कि है सेकंड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम इससे शुरू करेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसको खत्म करने के बाद हम पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहले बात की जाए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी प्राइस इलास्टिसिटी की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्राइस इलास्टिसिटी में हम कहते थे कि अगर ये चीज है, इसकी प्राइस अगर 10% बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड में क्या चेंज आएगा। अब हम बोलेंगे ये चीज है, अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है 10% से तो इसकी डिमांड में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा। अगर मेरी इनकम घट जाती है 10% तो इसकी डिमांड में कितना डिक्रीज आएगा। भैया, प्राइस ऑफ द गुड और डिमांड ऑफ द गुड में इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी हमने बात की किसी भी चीज की, अगर किसी भी प्रोडक्ट की बात करें तो उसकी प्राइस में और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी जितनी हायर प्राइस होगी उतनी लोअर डिमांड होगी, जितनी लोअर प्राइस होगी उतनी ज्यादा डिमांड होगी। बात सही है? ये बात की थी हमने लॉ ऑफ डिमांड की। लेकिन हमने कहा था कि इनकम जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है। कहा था कि नहीं कहा था? डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में क्या क्या आता था? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब याद आया? इनकम ऑफ द कंज्यूमर नोट्स में भी लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। यानी अगर इनकम बढ़ेगी या घटेगी तो आपका डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट विल इंक्रीज और डिक्रीज। बात सही है कि नहीं है? वही हम करने जा रहे हैं। अब आज हम बात करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। क्या कहेंगे हम? इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। किसी भी कमोडिटी की कितनी चेंज आती है, अगर x% चेंज आती है मेरी इनकम में, कंज्यूमर की इनकम में, तो ये फॉर्मूला जो है क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बात सही है? तो मेरी इनकम में चेंजेस आने की वजह से डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये हम देखते हैं। किसमें? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। कई बुक्स इसको EY, स्मॉल EY से भी डिनोट करती हैं। तो ये फॉर्मूला रट लो, नोट कर लो, लिख लो। अरे भैया, समझ में तो आ रहा है? नोट कर लो, लिख लो। EY is equals to percentage change in quantity demanded of X divided by percentage change in the income of the consumer। अब देखो दोस्तों, ऐसा होगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें 3 किस्म की मिलेगी। नंबर 1 पॉजिटिव, यानी अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी डिमांड फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज। अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो कई चीजों की डिमांड में इंक्रीज आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दिन में एक बार जो है, फॉर एग्जाम्पल कोई
चिकन खाता हूं या फिर मैं नॉनवेज खाता हूं, अब मेरी इनकम अगर बढ़ गई तो मैं ज्यादा एफर्ट कर सकता हूं, मैं दिन में 2-3 बार चिकन खा सकता हूं, तो माई डिमांड फॉर नॉनवेज विल इंक्रीज। सिमिलरली अगर मैं हफ्ते में एक बार बाहर किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाता हूं, तो क्या मेरी इनकम बढ़ने के बाद मैं ज्यादा बार जा सकता हूं उस रेस्टोरेंट में, तो माई डिमांड फॉर ईटिंग इन द रेस्टोरेंट विल इंक्रीज। अगर मैं गाड़ी चलाता हूं, मेरे पास अपनी गाड़ी है और गाड़ी में हफ्ते में 2-3 बार ही चलाता हूं, 2-3 बार मैं मेटाडोर में आता हूं या 2-3 बार मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करता हूं ताकि मेरा पेट्रोल का किराया बच जाए, पेट्रोल का खर्चा बच जाए। लेकिन अगर मेरी इनकम डबल हो जाए तो अब मेरे को पेट्रोल का टेंशन नहीं है, मेरे पास पैसा है, तो माई डिमांड फॉर पेट्रोल विल इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपके पास जॉब नहीं है लेकिन आप गाड़ी लेना चाहते हैं, अभी ले नहीं सकते क्योंकि अभी पैसे नहीं है। जैसे ही जॉब लगेगी वैसे ही आपको लोन मिल जाएगा किसी भी अच्छे बैंक से, तो उसके बाद आप गाड़ी खरीद सकते हो। तो इनकम इंक्रीज होने की वजह से क्या आपकी डिमांड फॉर गाड़ी विल इंक्रीज, योर डिमांड फॉर कार विल इंक्रीज। कोई कार लेगा, कोई बाइक लेगा। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि इनकम बढ़ने की वजह से कई सारी चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। बात सही है? तो इसी के बेसिस पे अब हम देखते हैं पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, नेगेटिव होगी तो क्या होगा, किस केस में पॉजिटिव होगी, किस केस में नेगेटिव होगी, और जीरो भी होती है। कई चीजें ऐसी भी होती है जिनकी आप इनकम कितनी भी बढ़ा दो, उनकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, आइए अब देखते हैं। पहली चीज करेंगे हम, इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड पॉजिटिव कब होती है। नंबर 1 पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है जीरो से ऊपर। तो 3 किस्म की पॉजिटिव हो सकती है, जब इक्वल टू 1 हो तब भी पॉजिटिव है, या फिर ग्रेटर देन 1, और इक्वल टू 0 हो तब भी पॉजिटिव ही है, और इक्वल टू 0 पॉजिटिव नहीं है। खैर पॉजिटिव नेगेटिव तो 0 तो ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। इक्वल टू 1 लेस देन 1, ठीक है, इक्वल टू 1 लेस देन 1 एंड बिटवीन 0 एंड 1, ये 3 चीजें आएंगी। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं किसी भी ऐसे प्रोडक्ट की जिस केस में जितना आपका इनकम परसेंटेज इंक्रीज हुआ उतना ही परसेंट कितना आपकी डिमांड किसी चीज की बढ़ी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मानूं कि अगर मेरी इनकम जो है पहले 20,000 थी, ठीक है, मेरी इनकम क्या थी, थोड़ा इस तरह लिखता हूं ताकि आपको दिख जाए। मेरी इनकम, आई से इनकम 20,000 थी, अब मेरी इनकम होगी 40,000, ठीक है, तो कितना परसेंट इंक्रीज आया, 100%, डबल हो गई इनकम। तो अब पहले मैं डिमांड करता था 20,000 में, मेरी जो डिमांड थी फॉर नॉन वेज वो कितनी थी, 5 kg पर वीक। अब मैं वही चीज कितना करने लगा, 10 kg। तो अगर आप देखेंगे जहां पर पहले इनकम डबल होने की वजह से जो मेरी कंजम्पशन ऑफ नॉन वेज है वो भी डबल हो गई, डबल हुई। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू 100%। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 100% आएगा। और परसेंटेज चेंज इन इनकम कितनी थी, वो भी क्या थी, 100%। तो ये दोनों कट गए, इक्वल टू 1 आ गया। तो किसी भी केस में जब आपकी परसेंटेज इंक्रीज जितनी इनकम की है उतना ही परसेंटेज इंक्रीज डिमांड में हो जाए, उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1 आ जाएगी। इसको कहेंगे हम यूनिटरी इलास्टिक। तो हर वो चीज जिसके लिए इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी उतनी ही है जितनी इंक्रीज इन इनकम है, परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम है, उसको हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक। तो EY इक्वल्स टू 1 इस केस में आएगा जिन केसेस में आपकी इंक्रीज भी उतनी ही है और डिक्रीज भी उतनी ही है। जितना डिक्रीज इनकम में आया उतना ही डिक्रीज डिमांड में भी आया, परसेंटेज डिक्रीज। जितना परसेंटेज इंक्रीज इनकम में आया उतना ही परसेंटेज इंक्रीज डिमांड में आया। तो क्या हो जाएगा, बन जाएगी यूनिटरी इलास्टिक। फिर हम करते हैं ग्रेटर देन 1। अब कई सारी चीजें ऐसी हैं जिससे जितना परसेंट आपके इनकम में इंक्रीज है उससे भी ज्यादा इंक्रीज आपकी डिमांड में आ सकता है। बात सही है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि पहले मैं पूरे साल में मेरी जो डिमांड थी, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेट्स से ब्रांडेड जैकेट या ब्रांडेड शूज, मेरी थी कितनी थी, 1 एक शूज ले पाता था मैं पूरे साल में मेरी इनकम के हिसाब से, या फिर मेरी इनकम थी नहीं, मैं पॉकेट मनी पर डिपेंडेंट था तो मैं एक ही ले पाता था। तो मेरी इनकम जो थी या फिर मेरी पॉकेट मनी जो थी वो कितनी थी, लेट अस से पॉकेट मनी जो थी वो मेरी थी 10,000 रुपए। अब मेरी जॉब लग गई तो मेरी इंक्रीज हो गई, ये 20,000 हो गई।
तो आपको पता है नया ना जोश है, जब नई नई नौकरी लगती है तो इंसान कई सारी चीज़ें जो पहले नहीं खरीदता था वो खरीदता है। स्पेशली अच्छे से कपड़े पहनता है, अच्छा मोबाइल लेता है, लैपटॉप वगैरह ले लेता है, बाइक भी ले सकता है। तो पहले मैं एक शूज़ लेता था, लेकिन अब मैं साल में 5 शूज़ लेने लगा। तो जो इंक्रीज हुआ शूज में, दैट वाज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन इनकम। परसेंटेज इंक्रीज जो है दैट वाज ग्रेटर देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम। तो जिस केस में ऐसा हो, उस केस में क्या EY ग्रेटर देन 1 आएगा? यानी जितना परसेंट मेरा इनकम में इंक्रीज हुआ उससे भी ज्यादा किसमें इंक्रीज आया? मेरी डिमांड में फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स। बात सही है? सो दिस इज हाउ वी शो की कैसे इंक्रीज आती है, किसमें? क्वांटिटी डिमांडेड में। जब भी किसी भी चीज की क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज उतना हो, इंक्रीज इतना ज्यादा हो जाए जितना इनकम इंक्रीज ना हुआ, उसको हम बोलेंगे क्या? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ये भी पॉजिटिव है। फिर एक आखिरी केस आया पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में, कोई ऐसी चीजें जिस केस में जितना भी आपकी इनकम इंक्रीज हो जाए उतना परसेंटेज इंक्रीज डिमांड में ना हो। मिसाल के तौर पे आप जितना चावल खाते हो दिन में, आप कितना भी आप अमीर हो जाओ, क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन तो ज्यादा नहीं बढ़ेगी ना। अगर आप 1 kg कंज्यूम करते हो राइस में अपने घर में, तो 1 kg से 1.5 kg कर सकते हो, बट जितना खाना है उतना ही खाओगे ना। तो ऐसी चीजें जिनके लिए इंक्रीज इन इनकम वुड नॉट कॉज दैट मच इंक्रीज इन डिमांड विल बी कॉल्ड एज EY इज लेस देन 1। और इन सभी केसेस में जो ग्राफ बनेगा इनकम इलास्टिसिटी का, वो कैसा बनेगा? इनकम को यहां प्लॉट करेंगे। पहले हम प्राइस को करते थे, यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, यहां क्वांटिटी डिमांडेड है और यहां इनकम है। इनकम है तो ये कैसा ग्राफ बनेगा बताओ? हायर इनकम हायर क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये कुछ ऐसा बनेगा जैसा हमारा सप्लाई कर्व बनता था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जब हम बनाते थे कर्व, तो यहां पर होता था क्वांटिटी, यहां होती थी प्राइस, लेकिन अब यहां क्वांटिटी है और यहां इनकम है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो ये था पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहली बात, EY इज इक्वल टू 1, यानी जितना परसेंटेज इंक्रीज आपकी इनकम में आया उतना ही परसेंटेज इंक्रीज किसी चीज की डिमांड में आया, तो सेम हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। नंबर 2, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, जितना इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज आपकी इनकम में आया उससे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज आपकी डिमांड में आया, तो EY इज ग्रेटर देन 1। नंबर 3, जितना परसेंटेज इंक्रीज आपकी इनकम में आया उससे कम परसेंटेज इंक्रीज आपकी डिमांड में आया, किसी भी चीज की डिमांड में आया, तो EY इज लेस देन 1, बिटवीन 0 एंड 1। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब हम बात करते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी की। ठीक है जी, नेगेटिव पे क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी अब इनकम बढ़ने की वजह से आपके लिए इंफीरियर हो गई और अब आप उनको कंज्यूम नहीं करना चाहते क्योंकि अब आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो जो इंफीरियर गुड है ना, इंफीरियर गुड्स, इनके लिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव है। यानी अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो इन गुड्स की डिमांड आपके लिए घटती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जो मिलेट यूज कर रहा था, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा भी है नोट्स में, जो पहले मिलेट कंज्यूम कर रहा था उसकी इनकम बढ़ने की वजह से वो वीट कंज्यूम करेगा। जैसे पहले वो ज्वार बाजरा को कंज्यूम कर रहा था तो उसकी इनकम बढ़ने की वजह से वो क्या करेगा? कंज्यूम राइस कंज्यूम करेगा। पहले जो 10 रुपए केजी राइस कंज्यूम कर रहा था, अब वो 50 रुपए केजी राइस कंज्यूम भी कर सकता है। यानी अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो लोअर क्वालिटी चीजों की आपकी डिमांड घटेगी। टू बी प्रोसाइज, इंफीरियर गुड्स की डिमांड। तो सारे वो गुड्स जिनके लिए आपकी डिमांड विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम, वो इंफीरियर गुड्स होंगे। तो सवाल ऐसे भी आ सकता है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव? नंबर 1 नॉर्मल गुड्स, नंबर 2 इंफीरियर गुड्स, नंबर 3 ऑल द गुड्स, नंबर 4 नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या आएगा? इंफीरियर गुड्स के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? नेगेटिव होगी। और नॉर्मल गुड्स के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? नॉर्मल गुड्स के लिए क्या होगी? पॉजिटिव। नॉर्मल गुड्स के लिए क्या होगी? पॉजिटिव। एजम्पशंस में लिखा हुआ है, नोट्स में देखोगे एजम्पशन में लिखा हुआ है। और आप में से जो लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लो, वहां पर हम पीडीएफ्स भेज रहे हैं, आप प्रिंट आउट कर सकते हो, वहां से ऐप से डाउनलोड नहीं होगा। तो हमने आपको एक टेलीग्राम का लिंक सेंड किया है, उसको ज्वाइन करो, उसमें सारी पीडीएफ्स आ चुकी हैं। पीडीएफ्स का प्रिंट आउट लो और पीडीएफ्स को बड़े ध्यान से पढ़ो, बड़े डिटेल में, जो चीजें छोटी मोटी एक्स्ट्रा भी लिखी होती हैं नोट्स में, ठीक है ना। और उसमें काफी सारी चीजें डिटेल होती है और काफी ज्यादा इन लेक्चर्स के साथ में पीडीएफ देखोगे तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में आ रही है बात?
आगे बढ़े। तो ये समझ में आ रहा है कि इंफीरियर गुड्स के लिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? नेगेटिव। यानी फॉर अ इंक्रीज इन इनकम योर डिमांड फॉर दीज गुड्स विल डिक्रीज, और इसका ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेगा विद रिस्पेक्ट टू इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, EY इज इक्वल्स टू 0, यानी इनकम इलास्टिसिटी 0 किसके लिए होगी? यानी इसका मतलब ये होगा आप इनकम में कितना भी % इंक्रीज कर लो, इनकी डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होगी, वही क्वांटिटी कंज्यूम करेगी। यानी आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप लोग कितना भी आपकी इनकम बढ़ जाए आप क्वांटिटी डिमांडेड उतना ही कंज्यूम करोगे? कौन सी ऐसी चीजें हैं? सोचो। सॉल्ट देखो, सॉल्ट, या फिर शुगर देख लो। कितना भी आपकी इनकम बढ़ जाए तो क्या आप ज्यादा सॉल्ट खाने लगोगे? क्या आप ज्यादा चीनी खाने लगोगे? भाई वो तो उतना ही कंज्यूम होगा जितना हो रहा है। तो सारी वो चीजें जिनकी क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बदले, चाहे इनकम कितनी भी इंक्रीज हो जाए, उनको कहेंगे हम कि इनके लिए इनकम इलास्टिसिटी क्या है? 0 है। और इनके लिए ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। यानी इनकम कितनी भी बढ़ा लो, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वही रहेगी, चाहे इन्फिनिटी तक ले जाओ। हालांकि रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल नहीं मिलती कि अगर इनकम बहुत ज्यादा बढ़ाओ तो क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा सेम ही रहेगा, ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन ये वो चीजें हैं जिनकी कोई खास चेंज नहीं आएगा इनकी इनकम में। इनफैक्ट कुछ चेंज नहीं आएगा, जितना आप कंज्यूम करें उतना ही। एक अमीर इंसान भी उतना ही नमक खाता है जितना एक गरीब इंसान खाता है। बात सही है। आजकल कुछ नए नए तुत्मे निकले हैं, हिमालयन सॉल्ट और ये सॉल्ट और वो सॉल्ट, वो अलग बात है, लेकिन जितना सॉल्ट की जरूरत है उतना ही खाओगे ना आप। ठीक है। तो ये क्या है? इनकम इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0। तो 3 केसेस आ गए। पॉजिटिव किसके लिए? नॉर्मल गुड्स के लिए। और पॉजिटिव में 3 केसेस हैं, इक्वल टू 1 यानी यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन 1 यानी मोर इलास्टिक, एंड लेस देन 1। बिल्कुल सही है। नंबर 2 क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव किसके लिए है? इन्फीरियर गुड्स के लिए। नंबर 3 0। 0 किन चीजों के लिए? एसेंशियल आइटम्स के लिए, जिनकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, आप चाहे कितना भी इंक्रीज कर लो अपना इनकम। समझ में आ रही है बात? तो ये थी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोस्तों देखो, अभी तक हमने पहले बोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब यह होता है कि अगर एक चीज की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड में कितना चेंज आएगा। फिर हमने बोला इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने कहा कि अगर एक इंसान की इनकम में इतना % इंक्रीज आएगा तो किसी चीज की डिमांड में कितना % इंक्रीज आएगा। यहां पर हम 2 अलग अलग चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। यहां हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ Y इन प्राइस ऑफ Y। 2 अलग अलग चीजें हैं। चाय की प्राइस में इंक्रीज आया तो कॉफी की डिमांड में क्या चेंज आएगा? इस पेन की प्राइस में इंक्रीज आया तो इस शर्ट की प्राइस की डिमांड में कितना चेंज आएगा? लाइट की प्राइस में इंक्रीज हुआ तो गाड़ियों की डिमांड में कितना चेंज आएगा? 2 अलग अलग चीजों को कंपेयर किया जाता है। जरूरी नहीं कि वो रिलेटेड हो सकता है रिलेटेड हो सकता है आपस में कोई लिंक हो सकता है कोई लिंक ना हो। ठीक है जी। फिर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि नंबर 1 केस, अब हम इसमें केसेस लेते हैं। केस नंबर 1, जब ये आपस में रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट्स, जब X और Y क्या है? सब्स्टिट्यूट हैं। X एंड Y आर सब्स्टिट्यूट्स। तो अब मुझे आप बताओ, अगर मैं X को मान लूं, X को मैं मान लूं कोका कोला और Y को मैं मान लूं पेप्सी। अब अगर पेप्सी की प्राइस में इंक्रीज आया तो क्या कोका कोला की डिमांड बढ़ जाएगी? बात सही है। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ रहा है, बोलोगे छोड़ो यार, इससे अच्छा हम कोका कोला पी लें, वो तो सस्ते में मिल रही है। या फिर अगर मैं X को बोलूं कॉफी और Y को मैं बोलूं टी, तो अगर टी की प्राइस में इंक्रीज आता है, परसेंटेज चेंज इन इंक्रीज ऑफ Y, प्राइस में इंक्रीज आता है, तो क्या
कॉफी की प्राइस में डिमांड में इंक्रीज आएगा? आप बोलोगे छोड़ो तो यार कॉफी पी लेते हैं। बात सही है। तो जब भी सब्स्टिट्यूट्स की बात करें, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उनके लिए हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वाई विल कॉज एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ एक्स। और इसके लिए हम कैसा ग्राफ बनाते हैं? इसके लिए कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। हम क्या करते हैं इसमें, हम कहते हैं यहां पर एक्स एक्सिस पे बनाते हैं हम क्वांटिटी ऑफ एक्स, और यहां बोलते हैं हम प्राइस ऑफ वाई। यहां ध्यान रखने वाली बात ये, पहले वाले डिमांड के केस में हमने क्या किया था, यहां पर क्वांटिटी ऑफ एक्स होता था, यहां प्राइस ऑफ एक्स होता था। अब यहां क्वांटिटी ऑफ एक्स है, यहां प्राइस ऑफ वाई है। तो जब भी प्राइस ऑफ वाई बढ़ेगी तो क्वांटिटी ऑफ एक्स डिमांडेड क्या होगा? हाई। हाउ इज द जोश? हाई सर। समझ में आ रही बात? यानी जब भी हम बात करें एक्स और वाई की, जिसमें एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो जब भी एक्स की वाई की प्राइस बढ़ेगी, एक्स की डिमांड भी क्या होगी? बढ़ेगी। समझ में आ रही बात? अब आया नेक्स्ट केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 ये है जिस केस में एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट्स हैं। क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स होगी जो साथ साथ में इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ी और पेट्रोल, फॉर एग्जांपल ब्रेड और बटर, फॉर एग्जांपल चाय और दूध। समझ में आ रही बात? तो अब आप खुद सोचो, अगर आप ब्रेड खा रहे हो इसलिए क्योंकि आप ब्रेड बटर टोस्ट बना के खा रहे हो और बटर की प्राइस बहुत बढ़ जाती है, तो क्या आपकी ब्रेड की डिमांड में भी कमी आएगी? सिमिलरली अगर पेट्रोल की प्राइस बहुत बढ़ जाती है तो क्या आपकी गाड़ियों की प्राइस में भी, डिमांड में भी कमी आएगी? तो हमेशा याद रखो, जो भी कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उनके लिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव होगी। कहने का मतलब ये हो गया, अगर एक्स को मैं मानूं ब्रेड और वाई को मैं मानूं बटर, तो वाई की प्राइस में अगर इंक्रीज आया तो एक्स की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं एक्स को मानूं पेट्रोल और वाई को मानूं मैं कार, या फिर उल्टा मानो, ऐसे भी मान सकते हो, कार की प्राइस बढ़ेगी, कार की प्राइस, अब कार महंगी मिलने लगी आपको, तो आप पेट्रोल कहां से लोगे? जब कार ही नहीं लोगे तो पेट्रोल कहां से लोगे? तो यानी कार की प्राइस में इंक्रीज आने की वजह से आपकी पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि आपने कार खरीदी नहीं, कार महंगी है, अब आप नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो। बात सही है? तो हमेशा याद रखना कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? अब हम केस 3 लेते हैं। केस 3 में एक्स और वाई में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। केस 3 क्या है? एक्स एंड वाई आर अनरिलेटेड। एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, पेन, वाई मान लो राइस। अब मुझे बताओ, अगर राइस की प्राइस में इंक्रीज आता है तो क्या क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेन पे कोई फर्क पड़ेगा? अनरिलेटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इट विल रिमेन द सेम। सो अगर इट विल रिमेन द सेम तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स को कोई इफेक्ट होगा? नो, जीरो। तो इस केस में सीईडी क्या हो जाएगा? जीरो। सीईडी इज जीरो फॉर अनरिलेटेड आइटम्स। और उसकी ग्राफ कैसे बनती है? सर ग्राफ बनता है ऐसा, जैसा कि हमने इनकम इलास्टिसिटी में बनाया था। क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आएगा अगर एक्स और वाई क्या है? अनरिलेटेड है। पेन की प्राइस में कितना भी इंक्रीज कर लो, राइस की क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क पड़ने वाला है? बात सही है? तो जो भी अनरिलेटेड आइटम्स हैं उनके लिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज व्हाट? जीरो। जो भी कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनके लिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज व्हाट? नेगेटिव। जो भी सब्स्टिट्यूट्स हैं उनके लिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज व्हाट? पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो दोस्तों ये था इलास्टिसिटी का टॉपिक, इसके साथ खत्म। अब हम आगे से शुरू करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगला लेक्चर पहले हम एमसीक्यू करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आपको पूरा समझ में आएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। बाकी जो भी डाउट वगैरह हो पोस्ट करते रहिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।